विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि हम लोग द बुद्धानीज धम्मा के अलावा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के राइटिंग एंड स्पीचेस के वॉल्यूम 17 पार्ट 2 के एक प्रबंध की भी सीरीज बनाएंगे। उस प्रबंध का नाम है द महास, हु वेर दे एंड हाउ दे बिकम द अनटचेबल्स। महार, वो कौन थे और वो अछूत कैसे बन गए। दरअसल ये जो टॉपिक है ये महाराष्ट्र से संबंधित है। तो मैंने आप लोगों से पूछा था क्या ये सीरीज में मराठी में बनाऊं या हिंदी में बनाऊं। महाराष्ट्र के लोगों ने, कई सारे लोगों ने कमेंट करके मुझे ये बताया कि वो हिंदी समझ लेंगे। आप अगर मराठी में ये सीरीज बनाते हो तो शायद देश के लोग ना समझ पाए, और इसलिए आप इस सीरीज को हिंदी में ही बनाइए। तो मैं ये जो पेपर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा हुआ है, ये पेपर हिंदी में प्रस्तुत कर रहा हूं। ये सारी आगे जब मैं पढ़ूंगा तो सिर्फ मैं पढ़ने का काम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये इंग्लिश में उपलब्ध है। इंटरनेट पे आप लोग डॉक्टर अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस सर्च करके वॉल्यूम 17 पार्ट 2 डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। पढ़ना एक अलग बात है और समझाना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है, और इसलिए मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसको मैंने हिंदी में अनुवाद किया है और आगे मुझे इसको हिंदी में अनुवाद करते रहना है। तो कोई अगर मुझसे शब्दावली में, जैसे हम लोगों ने बुद्धानीज धम्मा में देखा कि शब्दावली में अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो कृपया मुझे माफ कर दीजिएगा। तो चलिए हम इस पेपर को पढ़ते हैं। जहां जहां पर मैं ये शब्द आ रहा है वहां पर अभी राजरत्न अम्बेडकर नहीं होंगे। वहां पर जहां जहां पर मैं ये शब्द आ रहा है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं। तो मैं नहीं चाह रहा कि इस पेपर को अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाए। जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिख रहे हैं मैं वैसे ही इस पेपर को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। ये पेपर जानने में, समझने में काफी डिफिकल्ट है, इसलिए इसके छोटे छोटे पार्ट्स में मैं आप तक ये पेपर्स समझाऊंगा। तो चलिए इस पेपर को समझने की, सिर्फ पढ़ने की कोशिश नहीं, समझने की कोशिश करते हैं। द महास, हु वेर दे एंड हाउ दे बिकम द अनटचेबल्स। मैंने इसका जो हिंदी अनुवाद किया है वो इस प्रकार है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं, इस प्रबंध में या इस लेख में मैं इन प्रश्नों को उठाने का प्रयास कर रहा हूं और उनका जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं जो मेरे मतों के अनुसार, मेरे निर्णयों के अनुसार सबसे उपयुक्त जवाब है। वह सवाल है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिख रहे हैं, वो सवाल है महार कौन है। पहला सवाल, महार कौन है। दूसरा सवाल, वो गांव के बाहर क्यों रहते थे। और तीसरा सवाल, उन्हें अछूत के रूप में वर्ग क्यों कर दिया गया। पहला इसका बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रोमन में 1 लिखा है, हु आर द महास। पहला सवाल, हु आर द महास, महार कौन है। श्री विल्सन ने महाराष्ट्र शब्द की उत्पत्ति महार शब्द से की है और यह सुझाव दिया है कि महाराष्ट्र का अर्थ महारों से संबंधित देश होता है। ऐसा माना गया है कि महार शब्द की उत्पत्ति, जैसे गुजरों का देश गुजराष्ट्र हो जाता है, सौराजों का देश सौराष्ट्र हो जाता है, इसी आधार पर, इसी समानता पर आधारित महार शब्द की इस उत्पत्ति पर 2 अलग अलग आधारों पर आपत्ति जताई गई है। पहली आपत्ति इस दृष्टिकोण पर है, इस विचार पर है कि महाराष्ट्र शब्द का अर्थ महारों का देश नहीं होता, बल्कि इसका अर्थ महान राष्ट्र, महान देश होता है। इस आपत्ति को लेकर जो दूसरी आपत्ति उठाई गई है वो इस दृष्टिकोण से संबंधित है, इस दृष्टिकोण पर आधारित है कि वर्तमान में जो महार है, विद्यमान परिस्थिति में जो महार है, उनकी सामाजिक स्थितियों में इतनी गिरावट आ चुकी है, इतनी गिरावट आई है कि यह कभी माना ही नहीं जा सकता कि इतिहास में महार कभी इतने उच्च पद पर आसीन हुए होंगे जो देश के शासक रहे होंगे।
ये मेरा विचार है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि ये मेरा विचार है कि श्री विल्सन द्वारा प्रस्तुत इस उत्पत्ति के दो अलग अलग कारणों से मेरा असमर्थन है, असमर्थनीय है। यह मेरा विचार है कि श्री विल्सन द्वारा प्रस्तुत ये उत्पत्ति दो अलग अलग कारणों से असमर्थनीय है। पहला कारण जो मुझे विल्सन द्वारा सुझाया गया या सुझाव दिया गया उत्पत्ति को अस्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है, वो निम्नलिखित शब्दों में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। जाहिर सी बात है कि अगर महाराष्ट्र का मतलब महारों का देश होता है तो स्पष्ट रूप से महार समुदाय बाकी लोगों से अलग प्राचीन काल से अस्तित्व में रहे होंगे और उस नाम से इतिहास में जाने गए होंगे। अब ये देखने के लिए क्या कोई सबूत है कि महारों को एक समुदाय के रूप में इतिहास में महार नाम से जाना जाता था? अपने आप को बॉम्बे प्रेसिडेंसी तक सीमित रखते हुए तीन प्रमुख समुदाय जिसमें अछूत वर्ग शामिल है, वो है महार, चमार और मांग। इनमें महार सबसे बड़ा समुदाय है, समूह है। एक असाधारण बात पता चलती है कि इतिहास में चमार और मांग ये विद्यमान समुदाय के तौर पर जाने जाते थे, मगर महार एक समुदाय के तौर पर या महार एक समुदाय के रूप में उनका कहीं उल्लेख मौजूद ही नहीं है। मनु के काल में पीछे जाने पर पता चलता है कि उसके समय में कुछ समुदायों का उल्लेख अछूत समुदायों के तौर पर किया हुआ है। उनमें चमारों का उल्लेख खास तौर पर अछूत समुदाय के तौर पर मनुस्मृति के इस लेखक ने किया हुआ है। मांगों का कोई उल्लेख मनु ने नहीं किया। यह इसलिए हो सकता है क्योंकि मांग उस क्षेत्र में नहीं पाए जाते होंगे जो मनुस्मृति के इस लेखक को ज्ञात हो। लेकिन बौद्ध साहित्य में इस बात के पर्याप्त प्रमाण है कि जिन मांगों को मातंगों के रूप में संदर्भित किया गया है, वे एक अलग समुदाय के रूप में अस्तित्व में थे, जो एक ऐसा नाम हुआ करता था जो सभी को पता था, जो सभी को ज्ञात था। लेकिन ना ही मनुस्मृति में और ना ही बौद्ध साहित्य में कहीं पर भी महारों का एक समुदाय के रूप में कहीं भी उल्लेख नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राचीन ग्रंथों में ही महारों का एक समुदाय के रूप में उल्लेख नहीं है, बल्कि आधुनिक स्मृतियों में भी, आधुनिक ग्रंथों में भी और आधुनिक समय के उत्तरार्ध के स्मृतियों में भी महारों का एक समुदाय के रूप में कहीं पर भी उनका उल्लेख नहीं है। वास्तव में मुस्लिम आगमन तक महार शब्द से कोई भी परिचित ही नहीं था। महार शब्द का उल्लेख सिर्फ एक बार ज्ञानेश्वरी, महाराष्ट्र में उसे ज्ञानेश्वरी कहते हैं, ज्ञानेश्वरी में आया है, जो 1100 सदी में पाई जाती है। उससे पहले महार नाम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो हम क्या माने? बाबा साहब लिख रहे हैं, बाबा साहब सवाल उठा रहे हैं, हम क्या माने? क्या प्राचीन समय में ज्ञानेश्वरी से पहले महार नाम का कोई समुदाय अस्तित्व में था ही नहीं? या हम ये मान ले कि उस समय यह समुदाय तो था, मगर वो किसी और नाम से जाना जाता था। जो भी मामला हो, महार नाम की गैर मौजूदगी
ये विल्सन के दृष्टिकोण का भारी विरोध करता है। अगर महार शब्द ज्ञात ही नहीं था तो वो देश के नाम का आधार होने की संभावना होती ही नहीं है या बहुत कम है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर विल्सन द्वारा प्रस्तुत किए गए इस दृष्टिकोण का विरोध करते समय यह पहला कारण डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर यहां पर प्रस्तुत करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जो दूसरा कारण प्रस्तुत करते हैं वो महाराष्ट्र के मराठाओं को जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र के साथ साथ देश के चमारों को और यादवों को जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो दूसरा कारण क्या है यह हम देखेंगे अगले एपिसोड में। आप लोगों ने आज मुझे सुना उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।